नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये कहानी है अमेरिका और ईरान की। कैसे दो देश जो कभी बेहद करीबी दोस्त थे अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, और ये सब हुआ साल 1979 में। ये वो कहानी है जिसने सिर्फ एक देश को नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? एक साल से भी कम वक्त में ऐसा क्या बदल गया? एक देश जो पश्चिमी रंग में रंगा था, वो अचानक एक इस्लामी क्रांति की आग में कैसे जल उठा? आइए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। देखिए, 1979 से पहले और बाद के ईरान में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ था शाह का ईरान, 1970 के दशक वाला, अमेरिका का पक्का दोस्त, तेल की बड़ी बड़ी पार्टनरशिप और हर तरफ पश्चिमी कल्चर का असर। और फिर दूसरी तरफ है क्रांति के बाद का ईरान, एक इस्लामिक गणराज्य जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पर ये जो बदलाव था ना, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें असल में बहुत गहरी थी। कहानी शुरू होती है 1953 से। तब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेग की सरकार गिरा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत की थी। और उनकी जगह कौन आया? शाह रजा पहलवी, जिन्हें कई लोग अमेरिका की कठपुतली मानते थे। अब शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर देश को वेस्टर्न बनाने की मुहिम छेड़ दी, और जो कोई भी इसके खिलाफ बोलता, उनकी खुफिया पुलिस सावाक उसे बेरहमी से कुचल देती थी। लोगों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इसी दमन और गुस्से के बीच एक चेहरा लोगों की आवाज बन गया, आयतुल्ला रूहुल्लाह खौमेनी। शाह की नीतियों की तीखी आलोचना करने की वजह से उन्हें देश से निकाल दिया गया। लेकिन सोचिए, फ्रांस में बैठे बैठे भी वो अपने संदेशों से ईरान के लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे। और फिर वो दिन आया जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। 8 सितंबर 1978। इतिहास में इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। उस दिन तेहरान में शाह की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बस इस एक घटना ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। जो अब तक एक विरोध प्रदर्शन था, वो अब एक धधकती हुई क्रांति बन चुका था। इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घूमी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जनवरी 1979, जनता का गुस्सा देखकर शाह देश छोड़कर भाग गए। और ठीक एक महीने बाद फरवरी 1979 में आयतुल्लाह खोमेनी की वतन वापसी हुई। जरा सोचिए, तेहरान की सड़कों पर लगभग 50 लाख लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े थे। ये क्रांति की एक जबरदस्त जीत थी। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी डालने का काम किया। 1979 के आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज के लिए अमेरिका में आने की इजाजत दे दी। ईरान के लोगों के लिए ये एक धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका उनके भागे हुए तानाशाह को पनाह दे रहा है। बस यही वो आखिरी चिंगारी थी जिसने सबसे बड़े संकट को जन्म दिया। और वो संकट था ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। छात्रों की एक भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। और ये बंधक संकट कितने दिन चला? 1 दिन, 10 दिन? नहीं, पूरे 444 दिन। 444 दिन। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती थी। अब दोनों देश आमने सामने थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अमेरिका की सीधी मांग थी, हमारे लोगों को तुरंत रिहा करो। और ईरान की शर्त थी, पहले हमारे तानाशाह शाह को हमारे हवाले करो ताकि हम उस पर मुकदमा चला सकें। मामला पूरी तरह से फंस चुका था। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए तो राष्ट्रपति कार्टर ने एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला लिया, एक मिलिट्री ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था। कुछ टॉप के कमांडो रात के अंधेरे में ईरान के रेगिस्तान में उतरेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर्स उन्हें तेहरान ले जाएंगे। वो दूतावास पर धावा बोलेंगे, बंदूकों को छुड़ाएंगे और वापस निकल जाएंगे। बिल्कुल सीधा और सटीक प्लान। कम से कम कागज पर तो यही लग रहा था। लेकिन असलियत में ये मिशन शुरू होते ही बिखरने लगा। कुल 8 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे, पर ईरान के रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चली और मैकेनिकल प्रॉब्लम भी आ गई। नतीजा, 8 में से 3 हेलीकॉप्टर बेकार हो गए। मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए थे और अब बचे थे सिर्फ 5।
मिशन को यहीं रद्द करना पड़ा। एक कहावत है ना, जब दिन खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठल आदमी को कुत्ता काट लेता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। मिशन तो रद्द हो ही चुका था, लेकिन वापसी के दौरान एक और बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही थी। वापस लौटने की जल्दबाजी में एक हेलीकॉप्टर सीधा एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिकी सेना को अपने साथियों के शव और बहुत से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहीं रेगिस्तान में छोड़कर भागना पड़ा। ये नाकामी से भी बढ़कर था, ये एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। खैर, 444 दिनों की लंबी कैद के बाद बंधक आखिरकार रिहा हुए। लेकिन उनकी रिहाई की टाइमिंग देखिए। ईरान ने उन्हें 20 जनवरी 1981 को छोड़ा, ठीक उसी वक्त जब अमेरिका में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। ये जिमी कार्टर के लिए जाते जाते एक आखिरी तमाचा था, उस राष्ट्रपति के लिए जिसने उन्हें छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बंधक संकट तो खत्म हो गया, लेकिन अब ईरान पूरी तरह से बदल चुका था। खुमैनी ने देश का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। उन्होंने एक नया सिद्धांत लागू किया, विलायत-ए-फ़क़ीह। इसका सीधा सा मतलब था गार्डियनशिप ऑफ द जूरिस्ट, यानी देश का जो सबसे बड़ा लीडर होगा वो कोई राजनेता नहीं बल्कि एक सुप्रीम धार्मिक गुरु होगा, और वही पूरे देश को चलाएगा। अच्छा, तो ये सुप्रीम लीडर चुना कैसे जाता है? इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ईरान की जनता सीधे सुप्रीम लीडर को नहीं चुनती। वो पहले 86 धार्मिक एक्सपर्ट्स की एक काउंसिल को चुनती है, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। फिर ये 86 लोग मिलकर अपने में से एक को सुप्रीम लीडर चुनते हैं। मतलब ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान में ऐसा नहीं है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वहाँ एक बहुत ताकतवर 12 लोगों की गार्जियन काउंसिल है। इसमें 6 धार्मिक गुरु और 6 कानून के जानकार होते हैं। कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो प्रेसिडेंट का चुनाव ही क्यों न लड़ रहा हो, उसे पहले इस काउंसिल से हरी झंडी लेनी पड़ती है। एक तरह से ये लोग राजनीति के गेट कीपर हैं। अब खोमैनी ने सिर्फ सरकार और कानून ही नहीं बदले, उन्होंने सेना को भी एक नया रूप दिया। उन्हें शाह की पुरानी आर्मी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, तो उन्होंने क्रांति की रक्षा के लिए एक बिल्कुल नई फौज खड़ी की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये क्रांति के वफादार सिपाही थे। और आज यही IRGC ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स है। तो अगर हम सार देखें तो 1979 की इस क्रांति ने ईरान का नक्शा ही बदल दिया। अमेरिका से रिश्ते दोस्ती से दुश्मनी में बदल गए। शासन राजशाही से इस्लामिक गणराज्य बन गया। कल्चर पश्चिमी प्रभाव से निकलकर इस्लामिक कानूनों के तहत आ गया। और सेना रॉयल आर्मी की जगह IRGC ने ले ली। मतलब हर एक चीज पूरी तरह से बदल गई। जो देश कभी अमेरिका का जिगरी यार था, अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। आज इस घटना को लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन 1979 की वो क्रांति आज भी ईरान और पूरी दुनिया की राजनीति को आकार दे रही है। ये सोचना वाकई हैरान करता है कि कैसे सिर्फ 1 साल के अंदर हुई घटनाओं का असर आज भी, आधी सदी बाद भी, मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। इस क्रांति की गूंज आज हमें कहां-कहां सुनाई देती है।